होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रोलिंग मोशन। वैसे मैं यहाँ रोलिंग मोशन लिख रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला इम्प्योर रोटेशन जो है उसी का है, क्योंकि हम इम्प्योर रोटेशन को ही रोलिंग कहते हैं, तो मैंने रोलिंग लिख दी। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सपोज रोलिंग कर रहा है, मतलब कि सेंटर ऐसे जा रहा है VCM और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। अगर VCM और R ओमेगा बराबर हुए तो प्योर रोलिंग होगी, पर बाई चांस कोई बहुत रेयर केस ऐसा भी आ जाए कि प्योर रोलिंग ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में ना, जैसे हमने अभी देखा कि भाई रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब यहां पर अगर ट्रांसलेशन की बात करते हैं, इसका मास m है, ठीक है, मास इज m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। तो जो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, जिसको मैं अगर KT कह दूं तो इट विल बी सिंपली हाफ इनटू इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो भी मास है इनटू इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो, हाफ m VCM स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद रोटेशन की वजह से भी एनर्जी होगी, तो लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मैं उसको KR कह दूं तो वो होगा हाफ और ICM ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें आपको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की लेनी होती है, और जब आप हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें जो I है वो भी आपको सेंटर ऑफ मास का ही लेना होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग which we can represent by K, it will be equal to translational plus rotational, यानी this will be equal to half m VCM square plus half ICM ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग। So in pure rolling, we write that VCM is equal to R omega. So the translational kinetic energy, which was half m VCM square, it will be half m और VCM की जगह मैं लिख दूं R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी, ये तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर ही है। तो
टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और हाफ, तो हाफ और mr स्क्वायर प्लस i इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इन प्योर रूलिंग अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया mr स्क्वायर अपॉन i। ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ mr स्क्वायर प्लस i ओमेगा स्क्वायर। हाफ और हाफ कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो kt अपॉन के ये हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन। ऐसा नहीं है कि इसको याद ही रखना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल निकाल लें, फिर रोटेशनल निकाल लें, फिर टोटल निकाल लें, फिर रेशियो ले सकते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, तो मैं कहूंगा कि भाई रोटेशनल तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है डिवाइड बाय हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कट गया, हाफ और हाफ कट गया, तो ये आ गया आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब अगर आप इसको याद भी रखना चाहें तो याद रखना बड़ा आसान है। बस आपको क्या करना है कि जो जहां ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, वहां पर आपको रखना है एम आर स्क्वायर जब रेशियो आप निकालें, और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वहां पर आपको रखना है आई। देख लो, जैसे के टी अपॉन के आर था तो ये था एम आर स्क्वायर अपॉन आई, के टी अपॉन के था तो के टी की जगह तो एम आर स्क्वायर था, पर के की जगह टोटल था तो आई प्लस एम आर स्क्वायर। के आर अपॉन के देख लो, के आर की जगह आई आ गया और के की जगह कितना आ गया, आई प्लस एम आर स्क्वायर। सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, रेडियस r। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, अगर रिंग हुआ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्क भी हो सकती है तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई ले लेता हूं। अब ये इसको ऊपर से अपन ने सपोज h हाइट से रिलीज कर दिया, तो ये इस तरीके से रोल करता हुआ यहां आएगा, और जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ सपोज v होगी, सपोज इट्स वेलोसिटी इज v। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इस केस में हमने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही चल के आया ना। तो जो टोटल एनर्जी इसकी ऊपर होगी वही टोटल एनर्जी नीचे होगी। तो ऊपर जो एनर्जी है वो तो क्या है, mgh, और नीचे अब जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पर चूंकि यहां रोलिंग हो रही है
इसलिए ट्रांसलेशन वाली भी एनर्जी होगी और रोटेशन वाली भी एनर्जी होगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या अगर प्योर रोलिंग हो रही हुई जैसा कि होती है हमेशा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर होगी। तो अगर मैं यहां ओमेगा की जगह v अपॉन आर लिख दूं तो ये आएगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, और ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूं वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एम जी एच इज इक्वल टू, अब ये एलसीएम में आ गया, 2r स्क्वायर, तो 2 तो है ही, तो r स्क्वायर आएगा m r स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर तो आएगा i v स्क्वायर। तो एम जी एच इज इक्वल टू, अब देखो v स्क्वायर कॉमन आ गया तो आएगा एम आर स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। तो v स्क्वायर आ गया 2 mg r स्क्वायर h अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। इसका मतलब v की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 mg r स्क्वायर h अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ अ होमोजीनियस solid sphere after rolling down an inclined plane of vertical height h from rest without sliding it। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, मैं सीधा सॉल्व करता हूं। वैसे जब एक सॉलिड स्फीयर यहां से ग्राउंड पे आ गया तो यहां पर तो mgh और ग्राउंड पे एक तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा और एक होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कितना है इसका सॉलिड स्फीयर का? और एक चीज देखना, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा कितना हो गया? देखो मैंने क्या लिखा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें आई को लिख दिया 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा को लिख दिया v बाय आर, उसका स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो गया, 1/5 एम आर स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो ये भी वी स्क्वायर आ गया। तो एम जी एच इज इक्वल टू, एलसीएम में 10 आ गया, तो 2 5 जा 5 2 जा एम वी स्क्वायर, एम और एम कट गया, तो 10 जी एच अपॉन 7, ये वी स्क्वायर आ गया। तो यहां से वी आ गया there are 3 solid spheres. Sphere 1 has radius r and mass m. Sphere 2 has radius r and mass 3m. Sphere 3 has radius 3r and mass m. All can be placed at the same point on the same inclined plane, where they will roll without slipping to the bottom. If allowed to roll down the incline, then at the bottom of the incline, sphere 1 will have largest speed, sphere 2 will have largest speed, sphere 3 will have largest kinetic energy, या all will have equal speed. तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं एक जनरल इक्वेशन बनाता हूं, फिर इनका मास और ये सब रखूंगा। ठीक है, देखो जनरल इक्वेशन क्या है। सबसे पहला है कि mgh, जब वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होते हैं तो mgh पहले स्फीयर के लिए, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं।
इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना होगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर। इसका मतलब mgh इज इक्वल टू, अच्छा ये तो अभी किया था हम लोगों ने, 10 था और यहाँ 7 था, 7/10 mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर आ गया 10gh/7। तो इससे v आ गया √10gh/7। ये किसके लिए? ये पहले वाले के लिए, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में मास m है लेकिन रेडियस, मास 3m है और रेडियस r है। तो हम लिख सकते हैं 3m gh इज इक्वल टू हाफ 3m v स्क्वायर प्लस हाफ, और i कितना हो गया 2/5, m की जगह 3m और r स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो सारे 3m कैंसिल हो गए, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये आ गया gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये भी वी स्क्वायर बाय 5/10, अगेन इट विल बी 7/10। तो v की वैल्यू √10gh/7 होगी। इसका मतलब पहले और दूसरे की तो सेम स्पीड है। तीसरे के केस में mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i होता है 2/5 m 3r का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय 3r स्क्वायर। 3r एंड 3r विल कैंसिल, अगेन इससे भी v कितना आएगा √10gh/7। इसका तो ये मतलब हुआ कि कोई भी स्फीयर कैसा भी हो, कुछ भी मास हो, कुछ भी रेडियस हो, जब वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड हमेशा √10gh/7 ही होगी।